नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है पारितंत्र। इसकी पिछली क्लास में हमने बात की है पारिस्थितिकी पिरामिड की, जिसमें हमने देखा 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं: संख्या के पिरामिड, जयभार के पिरामिड और आपके ऊर्जा के पिरामिड। संख्या के पिरामिड मोस्टली सीधे बनते हैं, लेकिन कभी कभी अगर अपन बात करें यहाँ पर किसी पेड़ के परितंत्र की, तो वहां पर संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है। जयभार के पिरामिड मोस्टली सीधे बनते हैं, लेकिन अगर अपन बात करें किसी समुद्र के जयभार के पिरामिड की, तो वो आपका उल्टा बनता है। ऊर्जा के पिरामिड सदैव ही सीधे बनते हैं, क्योंकि ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में सिर्फ 10% होता है और ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। इसलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके जैव भू रासायनिक चक्र की, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कार्बन चक्र के बारे में। चलिए देखिए, अगर अपन बात करें खाद्य श्रृंखला की ऊर्जा के स्थानांतरण की, तो ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है, प्रवाह होता है, वो कैसा होता है? रैखिक। यानी कि अगर इन पेड़ पौधों से प्राथमिक उपभोक्ता में ऊर्जा चली गई तो चली गई, वो वापस नहीं आएगी, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह तो एक दिशीय ही है। लेकिन अगर अपन बात करें पोषक तत्वों की, जैसे यहाँ पर बात करें कार्बन की, अगर हम बात करें फास्फोरस की, अगर हम बात करें सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर, तो ये जो है आपके यहाँ पर ये सारे ही आपके जो चक्र होते हैं, वो आपके ये पोषक तत्व एक चक्र के रूप में आपके क्या होते रहते हैं? परिवर्तित होते रहते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, भू जैव रासायनिक यानी कि बायोजियोकेमिकल साइकिल, परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह रैखिक होता है, परंतु पोषकों का प्रवाह कैसा होता है? चक्रीय होता है। इसका कारण है कि ऊर्जा का प्रवाह अधोगामी होता है। इसका अर्थ है कि जैसे जैसे ऊर्जा का प्रवाह आगे की तरफ होता है, ऊर्जा का ह्रास होता जाता है। वह या तो उपयोग में कर ली जाती है या फिर ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है, क्योंकि निरंतर ऊर्जा का ह्रास होता है ना। 90% ऊर्जा का तो ह्रास होता है, केवल कितनी प्रतिशत ऊर्जा जाती है? 10%। इसके विपरीत पोषक तत्वों के चक्रण में जीवों के मृत अवशेष अपघटकों के द्वारा वापस मिट्टी में चले जाते हैं तथा पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। अर्थात हरे पादपों की जड़ें मिट्टी के पोषक तत्वों को अवशोषित करके शाकाहारी जंतुओं, तत्पश्चात मांसाहारी जंतुओं और फिर उनसे अपघटकों में जाती है और अपघटकों से वापस पेड़ पौधों में। तो यहाँ से देखो, मृदा के द्वारा अवशोषित हुआ, हरे पेड़ पौधों में गया, हरे पेड़ पौधों से किस में गया? प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारियों में गया, शाकाहारी से फिर मांसाहारी में गया, मांसाहारी मरे तो अपघटकों में गया और अपघटक ने वापस जो है मृदा में ला दिया। तो एक साइकिल यहाँ पर चलता है, जिन्हीं को अपन क्या कहते हैं? भू जैव रासायनिक चक्र कहा जाता है। इन पोषक तत्वों को अवशोषित करके शाकाहारी जंतुओं, तत्पश्चात मांसाहारी जंतुओं में स्थानांतरित कर देती है। पोषक तत्व जीवों के मृत अवशेषों में बंद हो जाते हैं और अपघटकों के द्वारा पुनः मृदा में विमोचित हो जाते हैं। तो मिट्टी से गए और मिट्टी में ही मिल गए। पोषक तत्वों का यह पुनः चक्रण जैव भू रासायनिक या पोषक चक्र कहलाता है। पादप और जीवों की विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के लिए लगभग 40 तत्वों की आवश्यकता होती है। संपूर्ण पृथ्वी या जैव मंडल एक बंद प्रकार का तंत्र है, अर्थात पोषक तत्व जैव मंडल में न तो आयातित होते हैं न ही निर्यात होते हैं। बस इनका क्या चलता रहता है? चक्रण चलता रहता है। अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी? कार्बन की, तो कार्बन का भी एक साइकिल चलता है। कैसे कार्बन का साइकिल चलता है? देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कार्बन चक्र के बारे में। ठीक है, देखो भाई, बात करते हैं कि जो कार्बन है वो अपने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या है? उपस्थित है। ठीक है, हमारे वायुमंडल में अगर हम बात करें तो 0.03% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखिए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है
वो किसके द्वारा अवशोषित की जाती है? ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, पादपों के द्वारा अवशोषित की जाती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ और प्रकाश संश्लेषण में CO2 आपके पादपों ने अवशोषित कर ली। ठीक है, अब पादपों ने क्या किया? O2 गैस वहां से रिलीज कर दी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, अब आप देखिए इन पादपों को जो CO2 है वो कहीं से मिल तो रही होगी ना, ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसे ही बस। तो देखो ये CO2 का चक्रण होगा कैसे? जैसे मान लीजिए आपने किसी भी चीज का क्या किया? दहन किया। ठीक है, किसी भी चीज का दहन किया, तो दहन करने पर आपको जो है, मान लीजिए कार्बन का आपने दहन किया, तो कार्बन के दहन से आपके क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को पादपों के द्वारा अवशोषित कर लिया गया। दूसरा देखिए, अपघटन के द्वारा जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। जो आपके मृत जीव है उनका अपघटन करने पर जो रिलीज होती है वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इनके द्वारा रिलीज हो गई। ठीक है, तो अपघटन के द्वारा रिलीज हो गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और अगर हम बात करें किसकी? श्वसन की, तो श्वसन में हम कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस में आ गई? अपने वायुमंडल में, वातावरण में आ गई। और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसने अवशोषित की है? इन पेड़ पौधों ने अवशोषित की है। तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ है? एक साइकिल चल रहा है इन सब प्रोसेस के द्वारा। तो ये क्या है? आपका कार्बन साइकिल है, कार्बन चक्र है। क्लियर हुई बात यहाँ पर? चलिए इसके एक एक स्टेप को अपन यहाँ पर देखेंगे। अभी देखिए, भू जैव रासायनिक चक्र के दो मुख्य घटक है। पहला है भंडार निकाय, वायुमंडल या चट्टान जिसमें पोषक तत्वों का क्या है? विपुल भंडार है। दूसरा चक्रण निकाय, चक्र के उपखंड, ये पौधों और जंतुओं के रूप में कार्बन के अपेक्षाकृत क्या है? छोटे भंडार है। बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर कार्बन साइकिल की। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड सभी प्रकार के कार्बन का क्या है? स्रोत है। हमारे वायुमंडल के अंदर 0.03% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। यह पानी में अत्यंत घुलनशील होती है। पानी में घुलनशील आपके कार्बन डाइऑक्साइड, अतः समुद्र में भी बड़ी मात्रा में घुलनशील कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगर अपन बात करें समुद्रों की, तो कार्बन डाइऑक्साइड की नेचर कैसी है? पानी में घुल जाएगी, तो ये समुद्र में एक बड़ी मात्रा में होगी। भूमंडलीय कार्बन चक्र के निम्नलिखित चरण होते हैं। पहला देखिए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, जिसमें क्या होगा? हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होता क्या है? देखिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो आपके पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है ना, उसको क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। जल और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे? क्लोरोफिल की उपस्थिति में, जो उनके पास एक वर्णक होता है, इनके पास क्लोरोप्लास्ट लवक है, उसमें एक क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित होता है। इसी की वजह से जो पत्तियां हैं, तने हैं, उनका कलर हरा होता है। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन्होंने क्या किया? इस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लिया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज C6H12O6, साथ के साथ आपके ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं और ये पानी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया। देखिए, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 का उपयोग करते हैं तथा अजैव कार्बन को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, है ना। आपके ग्लूकोज यहाँ पर बन गया कार्बोहाइड्रेट। देखिए, तथा ऑक्सीजन को विमोचित कर देते हैं, ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित। अब उस ऑक्सीजन गैस को इनटेक कौन करता है? इनहेल कौन करता है? हम। श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, नहीं करते हैं?
तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाए गए भोजन का एक भाग पौधे अपनी उपापचयी क्रियाओं में प्रयुक्त कर लेते हैं, शेष भाग इनकी जीव संहिता के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है, जो विभिन्न शाकाहारी, अब खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ये जो ऊर्जा है वो किसको मिल जाएगी, शाकाहारी और मांसाहारियों को मिल जाएगी। ठीक है, मिल गई। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें विषम पोषी जीवों, जिसमें मानव तथा सूक्ष्म जीव हैं, उनको भोजन के रूप में उपलब्ध रहता है, क्योंकि ऊर्जा का स्थानांतरण होगा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर। प्रति वर्ष हरे पौधों द्वारा संपूर्ण जैव मंडल की 4.9 इंटू 10⁻11 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है। वन CO2 के भंडार के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि वृक्षों के द्वारा स्थिर किए जाने वाला कार्बन इनके दीर्घ जीवन चक्र के कारण लंबे समय तक इनमें संग्रहित रहता है। क्योंकि वृक्ष जो होते हैं, आपने देखा होगा इतने सालों पुराना होता है, 100 200 साल पुराने वृक्ष भी होते हैं। तो वन में ये क्या है, आपके इनमें संग्रहित रहता है। जंगल में लगने वाली आग के द्वारा बड़ी मात्रा में CO2 विमोचित होती है। यानी कि अगर अपन बात करें अब किसकी, दहन की, तो दहन की वजह से क्या होगा कि आपके आग लगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके वायुमंडल में, वातावरण में आ गई। देखिए ये वायुमंडल, ये CO2 है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे क्या कर लेते हैं, इसका जो है अवशोषण कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और इन्होंने जो है अपना भोजन बना लिया। अब अगर अपन बात करें किसकी, श्वसन की, तो श्वसन में हमने क्या किया, ऑक्सीजन अंदर ली और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली। ठीक है, और अगर अपन ने दहन किया है तो जो अपने कार्बनिक पदार्थ है उनके दहन पर आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। क्योंकि देखो क्या हुआ कि ये जो आपके जीव हैं, जब यहाँ पर किसी उस जीवाश्म के रूप में पृथ्वी के अंदर दब गए, कोई जो पेड़ पौधे हैं, जो जंतु है, जब कोई भी आपदा आने की वजह से जब पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट में दब गए, तो क्या हुआ कि वहां पर वो जीवाश्म बन गए। और यही जीवाश्म आपके क्या है, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम जो है आपके वही है, कोयला वोयला। तो जब अपन ने इनको जलाया तो इनके दहन से अपन को क्या मिली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली। तो यहाँ पर देखो जीवाश्मीकरण हुआ तो जीवाश्म बने और इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। श्वसन में आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, वायुमंडल में आ गई। अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा जो आपके अपघटक है, जीवाणु या फिर अपने कवक, उन्होंने अपघटन के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको मृदा में क्या कर दिया, विमोचित कर दिया। अब वो पादपों के द्वारा पुनः अवशोषित होगी। तो ये पूरा साइकिल चलता रहता है, इसी को अपन क्या कहते हैं, कार्बन साइकिल कहा जाता है। क्लियर। देखिए दूसरा अपना है श्वसन। पहला प्रकाश संश्लेषण देखा, दूसरा देखिए श्वसन। सभी जीवधारी श्वसन करते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई बिना सांस लिए जिंदा रह रहा है। अब यह एक उपापचयी क्रिया है जिसमें ऊर्जा भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा, जब यहाँ पर कोई भी भोजन है उसको पचाने के लिए हमें क्या चाहिए, श्वसन की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। आपको लगता होगा श्वसन में सिर्फ और सिर्फ ये काम होता है कि सांस अंदर ले लो और सांस बाहर छोड़ दो, नहीं। श्वसन की प्रक्रिया में किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। और ऊर्जा के साथ साथ आपके क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। ठीक है, जिसको हम जो है क्या करते हैं कि एक्सेल के द्वारा, यानी कि सांस छोड़ने की प्रोसेस के द्वारा इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। ऑक्सीकरण द्वारा CO2 तथा जल मुक्त कराने के लिए होता है। श्वसन के द्वारा मुक्त होने वाली ऊर्जा जीवधारियों द्वारा जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए उपयोग में ले ली जाती है। देखो क्या होता है कि आपने भोजन किया, ठीक है, अब इस भोजन को पचाने के लिए, भोजन क्यों करते हो भाई, ऊर्जा चाहिए शरीर में, तभी तो खाना खाते हो, तभी तो भोजन करा। भोजन जब शरीर के अंदर गया तो आप सांस भी लेते हो, तो उसमें ऑक्सीजन अंदर जाती है। ऑक्सीजन अंदर जाने की वजह से क्या होता है कि आपके जो भोजन है उसका पाचन होता है और किसका निर्माण होता है, ऊर्जा बनती है। इस ऊर्जा के साथ साथ आपकी क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है और आपके साथ के साथ जल।
तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर आपके शरीर के बाहर त्याग दी जाती है और इस ऊर्जा का अपने द्वारा क्या कर लिया जाता है, उपयोग में ले लिया जाता है। कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए तो उसमें अपन ने इसको काम में ले लिया। क्लियर? देखिए, इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पुनः क्या हो जाती है, विमोचित हो जाती है। किस प्रक्रिया के द्वारा? यहाँ पर ये जो है आपके श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा। अब अगर अपन बात करें अपघटन की, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, आपके जैसे जीवाणु है, कवक है, ये क्या करेंगे, जंतुओं के द्वारा स्वांगीकृत या पौधों के द्वारा संश्लेषित किया गया समस्त भोजन उनके द्वारा पूर्ण रूप से उपापचय क्रियाओं में प्रयुक्त नहीं किया जाता। हम कंप्लीटली यूज नहीं करते उसका, इसका अधिकांश भाग उनके अपने जीव संहिति के रूप में संग्रहित रहता है और उनकी मृत्यु होने पर अपघटकों को उपलब्ध हो जाता है। अब ये अपघटक क्या होते हैं, जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, है ना। अब ये मृत कार्बनिक पदार्थ किसको मिले, अपघटकों को मिले। अब इन्होंने इनका अपघटन किया और कौन सी गैस रिलीज की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो विमोचित कर दी मृदा के अंदर। क्लियर? तो देखो, मृत जीव पदार्थ सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित कर दिया जाता है और अपघटकों के द्वारा CO2 वायुमंडल में विमोचित हो जाती है। तो वायुमंडल में इनके द्वारा भी क्या आ गई, CO2 आ गई। अब अगर अपन बात करें दहन की, तो दहन में भी यही होता है, कंबशन। जब कार्बन को जलाया या फिर अगर अपन बात करें जीवाश्मों को जलाया तो आपके क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। जीव संहिति के जलने पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड विमोचित हो जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर जो है श्वसन के द्वारा, दहन के द्वारा, अपघटकों के द्वारा, इन सब के द्वारा ये जो कार्बन है उसका पूरा साइकिल चल रहा है और इसी को ही अपन ने कह दिया कार्बन चक्र। क्लियर है सभी को यहाँ पर? चलिए देखिए, मानव गतिविधियों का प्रभाव। अब देखो, हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में ये जो तरह तरह के रसायन है उनका प्रयोग करते हैं, तरह तरह के ईंधनों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि कोयला है, पेट्रोल है। अब इन सब के उपयोग से क्या हो रहा है कि इन सब के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा हो रही है पर्यावरण के अंदर, जो कि किसका कारण है, वैश्विक उष्णता का कारण है। वैश्विक उष्णता का मतलब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक उष्णता को अपन कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें क्या हो रहा है बच्चे कि इसके अंदर जो पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ रहा है। ये आपके ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, जिसमें आपके कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य गैस है, मीथेन भी है इसके अंदर, नाइट्रस ऑक्साइड भी है इसके अंदर। ठीक है, देखिए, मानव गतिविधियां औद्योगिकरण के प्रारंभ से ही भूमंडलीय कार्बन चक्र में बड़े पैमाने पर वनोन्मूलन और उद्योगों, बिजली संयंत्रों तथा मोटर वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण जीवाश्म ईंधनों के उपभोग में होने वाली वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। जब आप ये तरह तरह के पेट्रोल, डीजल, ईंधन ये सब प्रयोग में लोगे तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जो कि हमारे क्या कर रही है, पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है। मानव गतिविधियां जैसे कि औद्योगिकरण, शहरीकरण, मोटर गाड़ियों के बढ़ते प्रयोग के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सतत रूप से क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस बढ़ोतरी के कारण वायुमंडल में CO2 का सांद्रण बढ़ रहा है, जो भूमंडलीय तापन का क्या है, एक मुख्य कारण है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वैश्विक उष्णता बढ़ रही है। क्लियर? तो यहाँ पर ये बात हुई किसकी, अपने जैव भू रासायनिक चक्र में कार्बन चक्र की। इस कार्बन चक्र में हमने देखा कि कैसे अपघटन, श्वसन, आपके प्रकाश संश्लेषण और यहाँ पर दहन के द्वारा ये जो कार्बन है उसका साइकिल चलता है। क्लियर हुई बात यहाँ पर? तो अपन मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, जो अगला साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल और जल चक्र उसके साथ। ये क्लास आपको पसंद आई है, आप इस क्लास को लाइक कीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। मिलेंगे अगली क्लास में इस चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।